हाय गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब? सो दिस इज चैनल 10M एक्सपर्ट IAS और हम यहाँ पे अपनी क्लास 11 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। NCERT फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हम 6 लेक्चर्स पहले ही कवर कर चुके हैं। सो दिस इज द 7th वन, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। ओके, हम पहले सारी NCERTs कवर करेंगे, फिर हम बेसिक्स बुक्स भी कवर करेंगे जैसे ज्योग्राफी की GC लियोंग एंड अदर बुक्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, लैंडफॉर्म एंड द इवोल्यूशन। ओके, हम लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे एंड सारे टेक्निकल वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस, हमने लास्ट चैप्टर में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो उसके बाद ही लिखा है आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस हैड देयर एक्शन ऑन द सरफेस मटेरियल मेकिंग अप द सरफेस ऑफ द अर्थ, द जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, वेव्स परफॉर्म इरोजन। ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इट इज ऑलरेडी नोन to you that erosion causes changes on the surface of the earth. Deposition follows erosion and because of the deposition two changes occur on the surface of the earth. हमने अभी तक देखा कि erosion की वजह से surface में बहुत changes होते हैं और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ erosion की वजह से नहीं, deposition की वजह से भी एक crust और एक surface में बहुत changes होते हैं। As the chapter deals with the landform and their evolution, first start with the question what is landform? In a simple word, small to medium cracks or parcel of the earth surface are called landform. सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर में लैंडफॉर्म्स और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए लैंडफॉर्म क्या होता है। स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द लैंड, पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस के स्मॉल और मीडियम जो पार्सल्स होते हैं, जो ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको लैंडफॉर्म बोलते हैं। इफ लैंडफॉर्म इज स्मॉल टू मीडियम साइज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज लैंडस्केप? अगर लैंडफॉर्म ये स्मॉल एंड मीडियम साइज है तो लैंडस्केप क्या होता है? तो अब आगे पढ़ते हैं। सेवरल लैंड रिलेटेड लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेक अप अ लैंडस्केप। एक लैंडस्केप में बहुत टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं और डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म अपनी अलग अलग वैरायटी शो करते हैं। Each landform has its own physical shape, size, material, and is a result of the action of the certain geomorphic agents. Actions of the most of the geomorphic processes and agents are slow. Hence, the result take a long time to take shape. ओके, जियोमॉर्फिक एजेंट्स का जो रिजल्ट होता है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से टाइम लगता है किसी भी लैंडफॉर्म और इन असेंबलेज बोला जाए लैंडस्केप को फॉर्म होने में। एवरी लैंडफॉर्म हैज अ बिगनिंग। लैंडफॉर्म वंस फॉर्म्ड में चेंज इन देयर शेप, साइज, नेचर। और लैंडफॉर्म सिर्फ हमेशा परमानेंट नहीं रहता, वो डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से चेंज भी होता रहता है। Due to change in the climatic condition and vertical or horizontal movements of the land masses, either the intensity of process or the process themselves might change, leading to the new modification in the landform. ठीक है, ये वही चीज बता रहा है कि बहुत सारी नेचुरल चीजें होती है जो लैंडफॉर्म को प्रोसेस को इफेक्ट करती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है और हम एक तरीके से पुराने लैंडफॉर्म के बदले बिल्कुल न्यू लैंडफॉर्म को देखते हैं। जैसे ये माना जाता है कि राजस्थान के टाइम पे पहले यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीनरी हरी भरी हुआ करती थी, जहाँ पे अभी डेजर्ट है। तो दिस इज अ चेंज ऑफ द लैंडफॉर्म। Evolution here implies stages of transformation of the either the part of the earth surface from one landform into another or transformation of individual landform after they once formed. इसी को ही हम evolution का नाम भी देते हैं। That means each and every landform has a history of development and changes through time. A landmass passes through stages of development somewhat comparable to the stages of the life, youth, mature and old age. ठीक है, कोई भी लैंडफॉर्म होता है ना, वो जैसे स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं वो उसी की पर्सपेक्टिव में चेंज होता है। जैसे यूथ भी हो सकता है, मैच्योर भी हो सकता है और ओल्ड एज भी हो सकता है। ठीक है, द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द कंटिन्यूअली changing surface of the earth is essential to understand in order to use it effectively without disturbing its balance and diminishing its potential for the future. Geomorphology deals with the reconstruction of the history of the surface of the earth through a study of its form. तो geomorphology जो सब्जेक्ट है, geomorphology यही होता है कि वो स्टडी ऑफ द अर्थ करता है, डिफरेंट फॉर्म को ध्यान में रख के और डिफरेंट मटेरियल को जो वहाँ पे प्रेजेंट है उनको रीड करके। चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओ मोस्टली टू द इरोजन बाय वेरियस जियोमॉर्फिक एजेंट। ठीक है, मोस्टली जो हम चेंजेस ओ करते हैं वो हम इरोजन को करते हैं। ऑफ कोर्स द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन टू बाय कवरिंग द लैंड सरफेसेस एंड फिलिंग द बेसिन वैली और डिप्रेशन ब्रिंग चेंजेस इन द सरफेस ऑफ द लैंड। ओके, वी हैव रीड दिस। डिपोजिशन फॉलोज इरोजन एंड द डिपोजिशनल सरफेस टू आर अल्टीमेटली सब्जेक्ट टू इरोजन। ओके, पहले इरोजन हुआ, इरोजन को जैसे ही खत्म हुआ वहां पे फिर डिपोजिशन आया। अब जो डिपोजिशन और डिपोजिबल अमाउंट है उस पर वापस इरोजन होगा। सो इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट नेवर एंड्स। Deposition follow erosion and a deposition surface two are ultimately subject to erosion. Running water, groundwater, glaciers, wind and waves are powerful erosional and depositional agent shaping and changing the surface of the earth. ठीक है,
अब यहाँ पे देखते हैं ई जियोमॉर्फिक एजेंट प्रोड्यूसेस इट्स ओन असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म। हर एक जियोमॉर्फिक एजेंट अपने हिसाब से किसी लैंडफॉर्म पे अपनी परछाई छोड़ के जाता है। नॉट ओनली दिस, ई जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट लीव देयर डिस्टिंक्ट इम्प्रिंट्स ऑन लैंडफॉर्म दे प्रोड्यूस। यू नो that most of the geomorphic processes are imperceptible functions and can only be seen and measured through their result। ठीक है, हम किसी एजेंट को डायरेक्ट वर्क करता हुआ नहीं दे सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं कि वर्क हो चुका बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। व्हाट आर द रिजल्ट? दीज रिजल्ट्स आर नथिंग बट लैंडफॉर्म एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रिजल्ट एक जो लैंडफॉर्म इन मेड हो चुका है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो कर रहा है, हम बस उसी के थ्रू ही बता सकते हैं। एज द जियोमॉर्फिक एजेंट्स आर कैपेबल ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, टू सेट्स इरोजनल और डिस्ट्रक्शनल एंड डिपोजिशनल और कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय दैट। ठीक है, जैसे इरोजन और डिपोजिशन टू एजेंट्स की वजह से लैंडफॉर्म पे इफेक्ट होता है, ऐसे हम जो लैंडफॉर्म का है उसको दो में ही पार्ट में डिवाइड करा है, जैसे इरोजनल और डिस्ट्रक्शनल, जो डिस्ट्रक्ट कर रहा है और जो मेड कर रहा है। मैनी वेराइटीज ऑफ द लैंडफॉर्म डेवलप बाय द एक्शन ऑफ ईच ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट्स डिपेंडिंग अपॉन फिजिकली द टाइप एंड द स्ट्रक्चर। folds, faults, joints, fractures, hardness, softness, permeability, impermeability, etc. are some under structure of the rock। ठीक है, बहुत सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स रॉक के हिसाब से डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लैंडफॉर्म पे इफेक्ट करते हैं। देयर आर सम इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स लाइक स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल्स, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी ऑफ द मासेस, क्लाइमेट विच इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के जो नियर बाई सी है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, जिस टेक्टोनिक प्लेट पे वो पर्टिकुलर लैंडस्केप है उसकी टेक्टोनिक प्लेट की स्टेबिलिटी कैसी है। एनी डिस्टर्बेंस इन ईच ऑफ दीज थ्री कंट्रोलिंग फैक्टर कैन अपसेट द सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंशियल स्टेज इन द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म। In the following pages, under each of the geomorphic regimes, that is running water, groundwater, glacier, winds, first a brief discussion is presented। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं सारे geomorphic एजेंट कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। First, the running water in humid regions which receives heavy rainfall, running water is considered the most important of the geomorphic agents in bringing about the degradation of the land surface। हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ह्यूमिड रीजन्स होता है, वहाँ पे रनिंग वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है degradation of the land surface और अपना as a running water as a geomorphic agent to affect the land surface। There are two components of the running water, one is overland flow on general land surface like sheet। ठीक है, रनिंग वाटर भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। वन इज ओवरलैंड फ्लो, ठीक है, जो एक तरीके से सिर्फ एक लैंड पर ओवरलैंड की तरफ फ्लो हो रहा है, बिल्कुल जैसे जनरल हमारा पानी फ्लो होता है रिवर्स और समथिंग। अनदर इज लीनियर फ्लो एज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन द वैली। ठीक है, और दूसरा जो एक रिवर के थ्रू हो रहा है, एक तो जो जमीन पर पानी डायरेक्टली फ्लो हो रहा है स्ट्रीम की तरह, और दूसरा एक रिवर पर्टिकुलर अपने वे में फ्लो हो रहा है। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म मेड बाय द रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद विग्रोस एंड यूथफुल रिवर्स फॉलोइंग along gradients। ओके, जितना भी इरोजनल लैंडफॉर्म होता है रनिंग वाटर के थ्रू वो विगोरस और यूथफुल रिवर्स के साथ होता है फॉलोइंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे स्लोप होता है। विद टाइम स्ट्रीम चैनल ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स टर्न जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस लॉस देयर वेलोसिटी। ठीक है, एक रिवर है जो एक स्टीप स्लोप से कंटिन्यू चली आ रही है, तो जैसी स्लोप से चलेगी तो वो धीरे धीरे उस स्टीप स्लोप को इरोड करती चलेगी, जो हैवी मटेरियल्स हो गए वो उसको नीचे डाउन करता हुआ चलेगा। ठीक है, तो वो स्टीप स्लोप जो है ना थोड़े टाइम में आके जेंटल स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहीं पे भी बता रहा है एज अ कॉन्सिक्वेंस लूज देयर वेलोसिटी फैसिलिटेटिंग आफ्टर डिपोजिशन। जो ऊपर के हैवी मटेरियल होंगे वो रिवर अपने नीचे जेंटल स्लोप में डिपॉजिट करती चली जाएगी। There may be a depositional form associated with a stream flowing over the steep slopes। steep slope पे जो river flow हो रही है वो डिपोजिशन करती है अपने बेस में, but these phenomena will be on a small scale compared to those associated with rivers flowing over medium to gentle slope। ठीक है, लेकिन जो मीडियम और जेंटल स्लोप पे होगा वहां पे डिपोजिशन मोर होगा एज कंपेयर टू द स्टीप स्लोप्स। द जेंटलर द रिवर चैनल इज इन द ग्रेडियंट और स्लोप द ग्रेटर इज द डिपोजिशन। ओके, जितना जेंटल रिवर का स्लोप होगा उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा। When the stream beds turn gentler due to continued erosion, downward cutting burrows becomes less dominant and lateral erosion of the bank increase and as a consequence the hills and the valley are reduced to a plains। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे पहले स्ट्रीम जो है वो वर्टिकली इरोड करेगी तो जो बेस में डिपोजिशन होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जेंटल और कंटिन्यूअस स्लोप हो जाएगा ना, तो जो इरोजन होगा वो वर्टिकली नहीं होगा, वो हॉरिजॉन्टली होगा अलोंग द टू बैंक्स ऑफ द रिवर। हम आपको इस डायग्राम से शो करते हैं, जैसे ये रहा, अब देख सकते हैं कि जो वर्टिकल इरोजन है वो ऐसे होगा। पहले जो
रिवर माउंटेन और स्टीप स्लोप से आ रही थी वो ऐसे फ्लो होगी तो यहाँ पे वर्टिकल इरोजन करेगी तो ए वाला एरिया जो होगा यहाँ पे डिपोजिशन पहले होता था, लेकिन जैसे जेंटल स्लोप हो जाएगा तो वो लेटरल इरोजन करेगी, मतलब जो साइड बैंक का इरोजन होता है ये चीज वो ज्यादा होगा, उससे ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो ओवरलैंड फ्लोज कॉज शीट इरोजन डिपेंडिंग अपॉन इरेगुलरिटीज ऑफ द लैंड सरफेस। ठीक है, तो ओवरलैंड फ्लोज जो होता है वो शीट इरोजन करता है कि वो एक साथ बहुत सारी चीजों को बहा के ले जाता है वो डिफरेंट लैंडस्केप के अकॉर्डिंग। द ओवरलैंड फ्लो में कंसंट्रेट इनटू नैरो टू वाइड पाथ because of the sheer friction of the column of the following water, minor or major quantities of the material from the surface of the land are removed in the direction of the flow and gradually slow and narrow rills will perform। हम आपको पहले थ्योरी वाइज समझा रहे हैं कि जैसी बहुत सारा पानी एक साथ किसी भी ओवरलैंड पे फ्लो करेगा तो वो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपना सारा मटेरियल जो कि अर्थ का प्रेजेंट है उस जगह उस पे को एक कलेक्ट कर देगा, और फिर कलेक्ट करने के बाद वहां पे रील्स फॉर्म होंगी। रील्स मतलब बहुत छोटी छोटी दरारें जो लैंड में फॉर्म हो जाएंगी। दीज रील्स विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू अ लॉन्ग एंड वाइड गलीज। अब यही रील्स जो है वो वाइड गलीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। द गलीज इज फर्दर डिपेंड वाइडन लेंथन एंड यूनाइट टू गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वैली, और यही गलीज फिर वैलीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रील्स होता है, रील्स के बाद गलीज होती है, गलीज के बाद वैलीज होता है। हम आपको ये प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाते हैं। जैसे आप ये देखिए शीट इरोजन हुआ, एक पूरा ओवरलैंड सरफेस था, यहाँ से पूरा हमने वाटर छोड़ा और वो वाटर ने इन सबको बहा के इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर, जैसे ये यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये क्रिएट हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर, ये शीट इरोजन होता है। ऐसे रील इरोजन होता है कि पानी वहां पे बह रहा है लेकिन उसने जो है ऑन द सरफेस ये दरारें क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, अब यही दरारें में जब इरोजन होगा विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू तो यही धीरे धीरे हैवी हो जाएंगी, धीरे धीरे निकल वर्टिकल डिपोजिशन, वर्टिकल इरोजन भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा, तो ये गलीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब यही गलीज में वापस वाटर जो है इरोजन करेगा तो फिर ये चेंज होके वैलीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट शीट देन रील्स देन गली इरोजन। In the early stages, down cutting dominates, during which irregularities such as waterfalls and cascades will be removed। ठीक है, डाउन कटिंग जो हमने पढ़ा है कि जो वर्टिकल होता है वहां पे। In the middle stage, streams cut their bed slower and lateral erosion of the valley side became severe। अर्ली स्टेज में होता है, मिडिल स्टेज में जो होता है lateral erosion होता है, मतलब the horizontal, the two sides। Gradually, the valley sides are reduced to a lower and lower slopes। The divides between drainage basins are likewise lowered until they are almost completely flattened, leaving finally a lowland of faint relief with some low resistant remnants called monadnocks standing out here and there। ठीक है, तो जैसे ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक जो है रिवर एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस में नहीं आ जाती और एक मोनाडनॉक्स को नहीं छोड़ देती, जैसे इधर उधर जो कि कलेक्टेड एजेंट्स हो जाते हैं उनको। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो मोनाडनॉक्स हैं जो रॉक्स जो हैं वो बच चुके हैं उनको। दीज टाइप्स ऑफ द प्लेन फॉर्मिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द स्ट्रीम इरोजन इज कॉल्ड पेनेप्लेन एंड ऑलमोस्ट प्लेन। ठीक है, एक प्लेन होता है बिल्कुल सिंपल, ज्यादा उसमें डिस्टर्बेंसेस और डिफरेंसेस नहीं होते। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेज ऑफ द लैंडस्केप डेवलपिंग इन रनिंग वाटर डिजाइन में बी समराइज्ड एज फ्लोस। ठीक है, हम जितना भी हमने पढ़ा है वो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट यूथ स्टेज, देन मैच्योर, देन वुड। ठीक है, आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लीज याद रखिएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, यूथ स्टेज है, ठीक है, माउंटेन पे होते हैं तो स्ट्रीम्स आर फ्यू होंगी फर्स्ट थिंग, विथ पुअर इंटीग्रेशन एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप शोइंग शैलो वी शेप्ड वैलीज। ठीक है, यूथ स्टेज में जो होगा वो एट स्टीप स्लोप्स होंगी तो वहां पे शैलो बहुत ही पतली वी शेप वैली की तरह वो फ्लो होगी विद नो फ्लड प्लेन्स और विद वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स अलोंग ट्रंक स्ट्रीम्स। ठीक है, तो बहुत कम फ्लड प्लेन होगा। फ्लड प्लेन मतलब द वास्ट एरिया जिसमें रिवर फ्लो करेगी, या फिर रिवर आजू बाजू के एरिया में जब बहुत ज्यादा भर जाती है तो उधर उसका जो पानी उधर जाता है तो वो एक फ्लैट एरिया। ठीक है, अब जब ये ऑन द हाई स्लोप्स हो रहा है तो ये बहुत ही वी शेप वैली शो करेगी, लेकिन वो भी बहुत ही शैलो होगी। स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड विद फ्लैट विद मार्शेस। ठीक है, स्ट्रीम डिवाइड ब्रॉड होते हैं एंड फ्लैट विद मार्शी स्वैम्स एंड लेक। ठीक है, ये मार्शी स्वैम्स एंड लेक होते हैं उसमें। मिएंडर्स, हम एक मिएंडर एक टेक्निकल टर्म है जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, मोस्टली जेंटल स्लोप्स में देखी जाती है। इफ प्रेजेंट डेवलप अंडर दिस ब्रॉड अपलैंड सरफेसेस, अगर यहाँ पे प्रेजेंट हुई तो वो ब्रॉड अपलैंड सरफेसेस में होगी, वरना यहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट नहीं ही होती है। These meanders may eventually entrench themselves into uplands. Waterfall and rapids may exist when local hard rocks bodies are exposed। ठीक है, वाटर लॉक और रैपिड्स यहाँ पे हो सकती हैं जबकि where local hard bodies जब एक्सपोज होती है meanders को।
अब हम पढ़ते हैं मैच्योर स्टेज क्या होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन, यहाँ पे स्ट्रीम्स बहुत सारी होती हैं, यूथ में कम होती थी। दीज वैलीज आर स्टिल वी शेप बट डीप, ठीक है, वो शैलो वी शेप वैली होती थी, ये स्टिल वी शेप वैली होती हैं लेकिन बहुत डीप होती हैं। ट्रंक स्ट्रीम होता है, आर ब्रॉड इनफ टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन, यहाँ पे वाइडर फ्लड प्लेन होने की संभावना रहती है। विद इन विच स्ट्रीम्स में फ्लो इन मेंडर्स कन्फाइंड विद इन द वैली, ठीक है, एक वैली में ही वो डिफरेंट मेंडर्स शो करती हुई चलेंगी, ठीक है। मेंडर्स एक तरीके से हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि रिवर जो होती है वो कभी भी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करती, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स और बहुत सारे अदर एजेंट्स वो ऐसे कर्व की तरह फ्लो करती हुई चलती है ऐसे, ठीक है, एक जैसे ऐसे चलेगी फिर आगे कर्व हो जाएगा, तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे वो। द फ्लैट एंड ब्रॉडर इंटर स्ट्रीम एरियाज एंड स्विम्स एंड मार्शेस ऑफ द यूथ डिसअपियर एंड द स्ट्रीम डिवाइड्स इनटू शार्प वाटरफॉल एंड रैपिड स्ट्रीम डिवाइड्स इनटू शार्प, ठीक है, स्ट्रीम इसमें डिवीजन हो जाता है और वाटरफॉल और रैपिड जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं दिखते, वो डिसअपियर हो जाते हैं। अब हम ओल्ड में पढ़ते हैं स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट्स, ठीक है, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज जेंटल ग्रेडियंट के साथ फ्यू होती हैं, कम होती हैं। स्ट्रीम्स meander फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन शोइंग नेचुरल लीव्स ऑक्सबो लेक्स एटसेट्रा, ये सारे नेचुरल फीचर्स यहाँ पे शो होते हैं। डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद लेक्स स्विम्स एंड मार्शेस, ओके, डिवाइड्स यहाँ पे ब्रॉड होते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है। अब हम पढ़ते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होते हैं। सबसे हम पढ़ते हैं वैली। वैली स्टार्ट्स एज ए स्मॉल, हमने पढ़ा था रील्स होती हैं, फिर गलीज होती हैं, फिर गलीज कन्वर्ट होके वैलीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो अभी वही वैलीज की हम यहाँ पे बात करते हैं। Valleys start as small and narrow rills. The rills will gradually develop into a long and a wide gullies. The gullies will further deepen, widen, lengthen to give rise to a valleys. ठीक है, ये हम पढ़ चुके। Depending upon dimension and shapes, many type of valley like V-shaped valley, gorge, canyon, etc. can be recognized. ठीक है, बहुत सारी टाइप की वैलीज होती हैं। जॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट स्लोप्स, ठीक है। अब आप जॉर्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, वो एक डीप वैली होती है विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट स्लोप्स, मतलब जो उसके स्लोप होता है वो बहुत ही वर्टिकल होता है। एंड देन कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक स्लाइड स्लोप्स एंड मे बी डीप एज ए जॉर्ज, ठीक है। जॉर्ज जो होता है वो तो स्टीप और स्ट्रेट स्लोप्स होता है, लेकिन जो कैनियन होता है वो स्टीप स्टेप लाइक स्लाइड स्लोप होते हैं, वो स्टेप होते हैं उसपे, ठीक है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कैनियन है एक, ओके, ये कैनियन है और ये जॉर्ज है कि यहाँ पे ऐसे बोल रहे हो वर्टिकल वैलीज है, और ये है हमारा कैनियन, ठीक है। इसमें स्टेप लाइक सर्फेसेस हैं, डायरेक्ट यहाँ पे भी बिल्कुल आपको सेम ही लगेगी, यहाँ पे भी स्टीप स्लोप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेप लाइक सर्फेसेस बन जाते हैं जो यहाँ पे नहीं बनते। एंड जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एज ए टॉप एज वेल एज बॉटम। जॉर्ज जो होती है इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ, जॉर्ज होती है वो ऊपर से भी और नीचे से भी सेम होती है विड्थ में अपने। इन कॉन्ट्रास्ट द कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप देन एट इट्स बॉटम, ठीक है। जो कैनियन होता है ये चीज, ये हमारा कैनियन है, ये वाइडर एट द टॉप होगा देन एट इट्स बॉटम, ये वाइडर एट टॉप है यहाँ पे देन एट इट्स बॉटम। इन फैक्ट कैनियन इज ए वेरिएंट ऑफ द जॉर्ज, कैनियन भी एक जॉर्ज का वेरिएंट ही है। वैली टाइप depends upon the type and the structure of in which they form. For example, canyon commonly form in the horizontal bedded sedimentary rocks and jars form in hard rocks. Mostly, ठीक है, exceptions भी है इसमें बहुत सारे। Mostly georges जो है वो hard rock में formed होती हैं और canyon commonly formed in horizontal bedded sedimentary rocks, वो sedimentary rock में form होते हैं। अब हम second चीज पढ़ते हैं footholds and plunge pools. Over the rocky beds of the hill streams, more or less circular depression called footholds form because of the stream erosion aided by the accretion of rock fragments. ठीक है, once a small and shallow depression forms, pebbles and boulders get collected in the depression and get rotated by flowing water, and consequently the depression grow in dimensions. जैसे ही पानी, हम आपको शो करते हैं कि ओके दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन इट। हम आपको ऐसे ही बताते हैं कि जैसे ही आप ये देख लीजिए कि ये एक बेस है, आप ये बेस मानिए और यहाँ से पानी बह रहा है। अगर यहाँ से पानी बह रहा है, इस जगह अगर पानी वाटरफॉल की तरह आ रहा है, तो ये जो एरिया होगा ना, यहाँ पे बहुत सारे डिपोजिशनल एजेंट्स, डिपोजिशनल बोल्डर्स होंगे और पत्थर्स होंगे, और जैसे यहाँ पे पानी आता रहेगा ना तो वो एक सर्कुलर डायरेक्शन में घूमते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे, और जैसी रॉक्स इधर वाली रॉक्स को हिट करेगा, इधर वाली रॉक्स को हिट करेगा, तो ये चीज जो है वो डीपर होती चली जाएगी। तो ये चीज जैसी डीपर होगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपोजिशन होने लग जाएगा। तो यही बोला है, वंस अ स्मॉल शैलो डिप्रेशन फॉर्म, पेबल्स एंड बॉर्डर्स गेट कलेक्टेड इन दिस डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन में वो कलेक्ट हो जाते हैं, एंड गेट रोटेटेड बाय फ्लोइंग वाटर, यहाँ से पानी आ रहा है तो यहाँ पे रोटेट होने लगते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिप्रेशन ग्रो इन डायमेंशन, और धीरे धीरे जो डिप्रेशन है, बिकॉज ये एरिया भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो वो डायमेंशंस में ग्रोथ काफी होते चले जाते हैं। अ सीरीज ऑफ द सच डिप्रेशंस इवेंचुअली जॉइन एंड द स्ट्रीम वैली गेट डिपेंड, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी हो रहा होगा, ऐसे यहाँ पे भी हो रहा होगा, तो वो बहुत मिलके तो वो पूरी स्ट्रीम ही डिपेंड हो जाती है। एट द फुट ऑफ द वाटर होल्स ऑल्सो लार्ज फुट होल्स क्वाइट डीप एंड वाइड फॉर्म बिकॉज ऑफ द शीट इंपैक्ट ऑफ द वाटर एंड रोटेशन ऑफ द बोल्डर्स, ठीक है। तो पहले वो फुट होल्स होगा, अगर वो छोटे
ये छोटे स्टाइल में है, अगर वो छोटी चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है, कम चीज़ के एरिया को इफेक्ट कर रहा है, तो वो पुट होल्स होगा, लेकिन वो जैसे ही बढ़ जाता है तो वो प्लंज पूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सच लार्ज एंड डीप होल्स एट द बेस ऑफ द वाटर आर कॉल्ड प्लंज पूल्स। ठीक है, यहाँ से वाटर, आप इमेजिन करिए कि ऐसे वाटरफॉल हो रहा है, यहाँ पे ऐसे वाटरफॉल हो रहा है इस जगह, तो ये जैसे बढ़ता चला जाएगा ये प्लंज पूल में कन्वर्ट होता हुआ आ जाएगा। दीज पूल्स ऑल्सो हेल्प इन डीपनिंग ऑफ द वैलीज। वाटरफॉल्स आर ऑल्सो ट्रांजिटरी लाइक एनी अदर लैंडफॉर्म्स, विल रिसाइड ग्रेजुअली एंड ब्रिंग द फ्लोर ऑफ द वैली अबव वाटरफॉल टू द लेवल बिलो। अब हम पढ़ते हैं इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मेंडर्स क्या होते हैं। In streams that flows rapidly over steep gradients, normally erosion is concentrated on the bottom of the stream channel। जो हमने पढ़ा कि जैसे स्ट्रीम होती है, जो एक वर्टिकल, जो एक पहाड़ से गिरती हुई आ रही है, एक वर्टिकल स्लोप पे बह रही है, तो डाउनवर्ड इरोजन होता है वहां पे। नॉर्मल इरोजन कंसंट्रेटेड ऑन द बॉटम, बॉटम में इरोजन होता है। ऑल्सो इन द केस ऑफ द स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम्स, लेटरल इरोजन ऑन द साइड ऑफ द वैली इज नॉट मच व्हेन कंपेयर्ड टू द स्ट्रीम फ्लोइंग ऑन द लो एंड जेंटल स्लोप्स। ठीक है, जेंटल और लो स्लोप्स में जो है वो लेटरल इरोजन कंपेरेबल ज्यादा होता है जो स्टीप जेंटल स्लोप्स होते हैं। जेंटल स्लोप्स मतलब बहुत ही रेयर रेयर डिस्टर्बेंस होगा, बहुत ही एक सिंपल प्लेन होगा, ऐसी कोई हाई डिफरेंस नहीं होगा, तो वहां पे लेटरल इरोजन मतलब बैंक्स का जो अलोंग द साइड ऑफ द बैंक इरोजन ज्यादा होता है। बिकॉज ऑफ द एक्टिव लेटरल इरोजन स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर द जेंटल स्लोप्स डेवलप सिनुअस और मेंडरिंग कोर्स। ठीक है, उसकी वजह से मेंडरिंग कोर्स डेवलप होता है। इट इज ए कॉमन टू फाइंड मेंडरिंग क्रॉस ओवर फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स वेयर स्ट्रीम ग्रेडियंट्स आर वेरी जेंटल, बट वेरी डीप एंड वाइड मेंडर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है कि हार्ड रॉक्स में भी मेंडर फॉर्म हो सकता है। Such meanders are called incised or entrenched meander. इन meanders को incised और entrenched meander हम बोलते हैं. Meander loops develop over the original gentle surface in the initial stage of development of the stream, and then the same loops get entrenched into a rocks normally due to erosion or slow continued uplift of the land over which they started. मियंडर्स जो है वो बिल्कुल जेंटल प्लेन पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे मियंडर्स अपनी एफिशिएंसी बढ़ाता जाता है तो वो जो है साइड में बहुत सारे रॉक्स और पेबल्स को फेंकता चला जाता है, जिसकी वजह से वो खुद अपलिफ्टमेंट करता है उस लैंड का जो पहले बिल्कुल नॉर्मल बेस हुआ करती थी। हम आपको आगे समझाएंगे। दे वाइडन एंड डीपन ओवर द टाइम एंड कैन फाउंड एज डीप जॉर्जेस एंड कैनियंस इन द हार्ड एंड रॉक एरियाज। दे गिव एन इंडिकेशन ऑन द स्टेज ऑफ द ओरिजिनल लैंड सरफेस विद विच स्ट्रीम्स हैव डेवलप्ड। अब हम पढ़ते हैं रिवर टेरेसेस। ठीक है, ये एंटेस और मेंडर्स अभी आगे डिस्कस होगा जब आपको फिगर के थ्रू अच्छे से समझ आएगा। अब हम पढ़ते हैं रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस क्या होते हैं? रिवर टेरेसेस आर सरफेस मेकिंग ओल्ड वैलीज फ्लड और फ्लड प्लेन लेवल्स। ये ओल्ड सरफेस वैलीज में होते हैं। दे मे बी बेडरॉक सरफेस विदाउट एनी एलुवियल कवर और एलुवियल टेरेसेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम डिपॉजिट्स। ये बेडरॉक सरफेस होते हैं विदाउट एनी एलुवियल कवर, इनमें कोई एलुवियल कवर नहीं होता, और एलुवियल टेरेसेस कंसिस्टिंग ऑफ स्टीम डिपॉजिट्स। ठीक है, रिवर टेरेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इरोजन एज द रिजल्ट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन बाय द स्ट्रीम्स इनटू इट्स ओन डिपोजिशनल फ्लड प्लेन। ये जो होता है इरोजन की वजह से होता है। जैसे यहाँ से रिवर बह रही है, यहाँ से भी रिवर बह रही है, तो यहाँ पे कितना इफेक्ट करेगी, तो यहाँ से जो एरिया होगा वो टूट के नीचे गिरेगा, फिर यहाँ पे ज्यादा एरिया, ज्यादा बोल्डर और क्रशेस होंगे तो वो उस एरिया को ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो ऐसे ना यहाँ पे टेरेसेस बनते चले जाते हैं कि जो रिवर प्लेन है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म पे डिफरेंट तरीके से इरोड कर रही है। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ द सच टेरेसेस एट डिफरेंट हाइट इंडिकेटिंग फॉर्मर रिवर बेड लेवल्स। द रिवर टेरेसेस मे अकर एट द सेम एलिवेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड इन व्हिच दे केस आर कॉल्ड पेयर्ड रिवर्स। अगर रिवर टेरेसेस फॉर्म हो रहे हैं ऑन द सेम साइड्स, बिकॉज एक तरीके से ऐसे लीनियर तरीके के फॉर्म हो रहे हैं तो उसे पेयर टेरेसेस बोलेंगे, और ऐसे अनवेरिश तरीके से, अनपेयर तरीके से फॉर्म हो रहे हैं कि यहाँ से कैसा है, यहाँ से अजीब सा है, तो उसे अनपेयर टेरेसेस बोलेंगे। When a terrace is present only on one side of the stream and with none on the other side, or one at a quite a different element of the other, the terrace are called non-paired। ठीक है, जब दोनों तरफ का लीनियर फॉर्म में नहीं होते तो उसे हम नॉन पेयर बोलते हैं। अनपेयर्ड terraces are typically in areas of slow uplift of land or where the water columns change are not uniform along both the bank. The terraces may result due to deciding water after a peak flow। ये सारे रीजंस हैं टेरेसेस क्यों बन सकते हैं, तो आप इनको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट, रिसीडिंग वाटर आफ्टर अ पीक फ्लो। ठीक है, एक बहुत तगड़ा पीक फ्लो हुआ लेकिन फिर पानी जो वहीं पे रह गया, पानी वहीं पे रह गया, तो वो धीरे धीरे उस जिस लॉक पर है उसको डिन्यूड करेगा, तो इसलिए टेरेस डेवलप होते हैं। चेंजिंग इन द हाइड्रोलॉजिकल एंजाइम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हुआ, पहले वहां पे इतनी बारिश नहीं हो रही थी लेकिन एकदम से वहां पे बारिश होने लगी बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से होता है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट ऑफ लैंड की वजह से होता है। सी लेवल चेंज इन द केस ऑफ द रिवर क्लोज टू सी। अगर रिवर क्लोज टू सी है तो सी लेवल चेंजेस की वजह से भी होगा। अब हम पढ़ते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, लेकिन हम आपको ये टेरेसेस एक बार इसके थ्रू भी शो कर देते हैं। जैसे ये होता है,
ये रिवर टेरेसेस होता है कि यहाँ से भी रिवर फ्लो होती है, यहाँ से भी रिवर फ्लो होती है, फिर वो नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ से भी फ्लो हो रही है, ठीक है। देखिए वो यहाँ से चली थी तो वो यहाँ पे थोड़ा ऐसे इफेक्ट करेगी, यहाँ पे इफेक्ट करेगी, ये तो हमारा पेयर्ड हो गया। मतलब अगर ये दोनों तरफ इक्वल होते तो वो पेयर्ड होते हैं, ये जो होते हैं वैसे वो अनपेयर्ड है। ये मॉडर्न फ्लड प्लेन है, ये टेरेस सरफेस है, ये बेडरॉक है, ये रिवर डिपॉजिट्स है। ये बिकॉज ऑफ द रिवर डिपॉजिट्स हमारा ये चीज ऐसे अनलीनियर फॉर्म में फॉर्म हुआ है। अब हम पढ़ते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल फ्लैंस क्या होता है। एलुवियल फ्लैंस आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल ब्रेक इनटू फुट स्लोप पॉइंट्स ऑफ लो ग्रेडियंट, ठीक है। एक स्ट्रीम है जो ऊपर से बह रही है और जैसे वो नीचे ग्रेडियंट स्लोप पे आती है, एक लोअर सरफेस पे आती है, वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मली वेरी कोर्स लोड इज कैरिड बाय द स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर माउंटेन स्लोप्स। दिस लोड बिकेम टू हैवी फॉर द स्ट्रीम टू कैरिड ओवर जेंटल ग्रेडियंट, ठीक है। जब वो पानी ऊपर से आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें हैवी बोल्डर्स और हैवी डिपोजिशनल पत्थर होते हैं उसमें, लेकिन जैसी वो जमीन और ग्रेडियंट स्लोप पे आ जाता है उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं रहती, तो वो जो है वो डिपोजिशन करने लग जाता है एंड गेट डैम्ड एंड स्प्रेड एज ए ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप डिपॉजिट कॉल्ड एलुवियल फ्लैंस। तो ठीक है, एक रिवर आई, उस फिनिश ने यहाँ पे भी डिपॉजिट करा, यहाँ पे भी डिपॉजिट करा, यहाँ पे भी डिपॉजिट करा, तो उसके बहुत सारे चैनल बनने लग जाते हैं जिसे एलुवियल फ्लैन बोलते हैं। यूजली द स्ट्रीम विच फ्लो ओवर फ्लैंस आर नॉट कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल चैनल फॉर लॉन्ग एंड शिफ्ट देयर पोजिशन अक्रॉस द फेन फॉर्मिंग मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। वो फिक्स नहीं रहते, वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती रहती है। उसी का रिजल्ट होता है कि हमारी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, ठीक है। हम इसमें आपको शो करते हैं, ये है एलुवियल फ्लैन, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रीम आई, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे वो डिपोजिशनल एजेंट, डिपोजिशनल पत्थर होंगे, वो यहाँ पे गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, तो वो धीरे धीरे ऐसे डिफरेंट टाइप की स्ट्रीम्स बनती चली जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं डेल्टास। डेल्टास लाइक एलुवियल फ्लैंस, डेल्टास भी एलुवियल फ्लैंस होते हैं बट डेवलप एट अ डिफरेंट लोकेशन में डेवलप होता है। द लोड कैरीड बाय द रिवर इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। जो लोड रिवर अपने पूरे जर्नी में कैरीड करती हुई आ रही है, वो सी में बहने से पहले एक एरिया पे कलेक्ट कर देती है, या फिर वो सी में बहने से पहले वो सारे बोल्डर पहले ही छोड़ देती है। तो हम वही पढ़ रहे हैं अभी। इफ दिस लोड इज नॉट कैरीड अवे फार इनटू द सी और डिस्टर्ब अलोंग द कॉर्ड, इट स्प्रेड्स एंड एक्यूमुलेट्स एज ए लो कोन। वो स्प्रेड्स होते हैं और एक्यूमुलेट ऐसे लो कोन हो जाते हैं। अनलाइक इन द एलुवियल फ्लैन, द डिपॉजिट मेकिंग अप इन डेल्टास आर वेरी वेल सॉर्टेड, ठीक है। एलुवियल फ्लैन में बहुत ज्यादा रैंडम होता है, लेकिन इसमें क्लियर सॉर्टेड होता है और स्ट्रेटिफिकेशन बहुत क्लियर तरीके से हुआ होता है। द कोर्सेस्ट मटेरियल सेटल आउट फर्स्ट एंड द फाइनल फ्रैक्शन लाइक सेल्स एंड क्लियर्स कैरीड आउट इन द स्लिप, ठीक है। जो हैवी मटेरियल होता है वो पहले डिपॉजिट होता है एज कंपेयर टू द लाइट और जेंटल मटेरियल। अब हम पढ़ते हैं फ्लड प्लेन, नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स क्या होते हैं। Deposition develops a flood plain just as the erosion makes valleys. Flood plain is a major landform of the river deposition, ठीक है। फ्लड प्लेन जो होता है, एक रिवर फ्लो हो रही है, जैसे आप मान लीजिए गंगा फ्लो हो रही है, तो जैसे कानपुर हो गया या फिर हमारा एरिया हो गया, या फिर जैसे इधर इलाहाबाद एरिया होता है, तो ये पूरा फ्लड प्लेन है क्योंकि रिवर फ्लो हो रही है और यहाँ पे ऐसे माउंटेन स्लोप्स नहीं है, बिल्कुल एक कॉमन वैली है। लार्ज साइज्ड मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड first when streams channel break into gentle slopes हम पढ़ चुके हैं। Thus normally fine size material like sand, silt, clay carried by the relatively slow moving water in gentle channels using found in this plain and deposited over the bed, and when the water spills over the banks during floodplain along the river. A river bed made of the river deposits is the active flood plain, ठीक है। रिवर बेड चल रहा है और वहाँ का जैसे रिवर कभी कभार अपनी इंटेंसिटी से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो अपने जो सिल्ट्स और क्लेस होते हैं वो आजू बाजू लैंड में फेंक देती है, जिसकी वजह से वो इरिगेटेड लैंड, वो जो लैंड होता है वो बहुत ज्यादा ह्यूमस कंटेंट से भर जाता है और बहुत ही अच्छा लैंड होता है इरिगेशन प्लांटेशन के लिए। तो द फ्लड प्लेन अबव द बैंक इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन अबव द बैंक। इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स अबव द बैंक बेसिकली कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, फ्लड डिपॉजिट एंड चैनल डिपॉजिट, ठीक है। ये अबव द बैंक की बात कर रहे हैं, जब फ्लड प्लेन नहीं हुआ तो वो इनएक्टिव होता है, जिसमें दो तरीके डिपॉजिट होते हैं, फ्लड डिपॉजिट एंड चैनल डिपॉजिट। इन प्लेन्स चैनल शिफ्ट लिटरली एंड चेंज देयर कोर्सेस ओकेजनली, लिविंग कट ऑफ कोर्सेस व्हेन गेट फिल्ड ग्रेजुअली। Such areas over flood plains built up by an abundant or a cut-off channel contain coarse deposit, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं द फ्लड प्लेन्स इन द डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन्स। नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स हम एक फिगर से समझेंगे जो नेक्स्ट है। आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म फाउंड एसोसिएटेड विद द फ्लड प्लेन्स। नेचुरल लीव्स आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ द लार्जर रिवर। ये बैंक्स ऑफ द लार्जर रिवर में के ही पास मिलेगा आपको नेचुरल लीव्स। They are low linear and parallel ridges of coastal deposits along the bank of the river. They are low linear parallel ridges. Ridges मतलब
एक तरीके से बीच में डिस्टिंक्शन या फिर एक खड्डा टाइप बहुत बड़ा, मतलब खड्डा नहीं बोल सकते उसका, आप बड़ा वजन इमेजिन कर सकते हैं। ड्यूरिंग flooding as the water spills over the bank, the velocity of the water comes down and large size and the high specific gradient material get dumped into the immediate vicinity of the bank as it reaches। ठीक है, जैसे ही पानी भर जाएगा तो जो वो डिपोजिशन एजेंट है या फिर जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं वो रिवर के आजू बाजू से रिवर फेंकती हुई चलेगी, तो वो ऐसी पत्थर उस जगह कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसे रिजेस बोलते हैं। एक तरीके से एक पत्थरों का वॉल बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। दे आर हाई नियर द बैंक्स एंड स्लोप जेंटल अवे फ्रॉम द रिवर। नियर द बैंक्स वो ज्यादा होते हैं। द लीव डिपॉजिट्स आर कोर्सर देन द डिपॉजिट्स स्प्रेड बाय द फ्लड वाटर अवे फ्रॉम द रिवर्स। ठीक है, जो लीव डिपॉजिट्स होते हैं वो कोर्सर होते हैं, बड़े एज कम्पेयर टू वो जो दूर फेंकती है। व्हेन रिवर शिफ्ट्स लेटरली, a series of the natural levee can form। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल लिवी है कि जैसे यहाँ पे घूम रही है और यहाँ से रिवर एकदम फ्लड हो गई तो पत्थर यहाँ फेंकती भी चलेगी, यहाँ फेंकती भी चलेगी, तो एक तरीके से ये एक ऐसे स्लोप सा बन जाता है कि आप जब ये रिवर देखेंगे तो एक ऐसे ऊपर सा बन जाता है थोड़ा सा। पॉइंट बार्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिएंडर्स बार। पॉइंट बार जो होते हैं उसको मिएंडर्स बार भी बोलते हैं। दे आर फाउंड ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द मिएंडर। ठीक है, मिएंडर जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे दो कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड होती है। वो कॉन्वेक्स साइड होता है ये वाला कॉन्वेक्स साइड है जहाँ पे डिपोजिशनल हो रहा है, जहाँ से इरोजन होता है, ये होता है कॉनकेव साइड। ठीक है, ये कॉन्वेक्स साइड में होता है ऑफ द लार्ज रिवर्स एंड आर सेडिमेंट डिपॉजिट इन द लीनियर फैशन बाय फ्लोइंग वाटर अलोंग द बैंक। ठीक है, ये सेडिमेंट जो होता है रिवर छोड़ती चली जाती है, ऐसे यहाँ से बह रही है तो यहाँ छोड़ती चली जाएगी एक लीनियर फैशन में, तो उसे हम पॉइंट बार बोलते हैं। दे आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल एंड इन वाइड एंड कंटेन मिक्स साइज ऑफ द सेडिमेंट। If there are more than one ridge narrow elongated depression found in the point bars, river build a series of them depending upon the water flow and the supply of sediments। अब हम पढ़ते हैं meanders क्या होते हैं। ओके, इन लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स रिवर वैली फ्लो इन अ स्ट्रेट कोर्स। ठीक है, रिवर वैली एक स्ट्रेट कोर्स में फ्लो करती है। लूप लाइक चैनल पैटर्न्स कॉल्ड meanders डेवलप ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स। एक ऐसे लूप लाइक चैनल फॉर्म होता है, ये हम बताते हैं आपको। मेंडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म बट इज ओनली अ टाइप ऑफ द चैनल पैटर्न। मेंडर एक लैंडफॉर्म नहीं होता, वो सिर्फ एक टाइप होता है चैनल पैटर्न का। दिस इज बिकॉज ऑफ द, ये क्योंकि मेंडर क्यों होता है उसके रीजन ये है, प्रोपेंसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट टू वर्क लेटरली ऑन द बैंक्स। प्रोपेंसिटी ऑफ द वाटर जो फ्लो हो रहा है एक जेंटल ग्रेडियंट पे टू वर्क लेटरली ऑन बैंक, जो अपने साइड के बैंक है वो उसको इफेक्ट करेगा, उसकी वजह से फर्स्ट कंडीशन ये। अनकंसोलिडेटेड नेचुरल नेचर ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स मेकिंग अप द बैंक विद मेनी इरेगुलरिटीज। अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, जो बैंक जो है इन सबसे अनकंसोलिडेटेड एलुवियल डिपॉजिट से बना होता है, जो इरेगुलरिटीज होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा। थर्ड होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लड वाटर डिफ्लेक्टेड एज इट डिफ्लेक्ट द विंड। जैसे विंड को डिफ्लेक्ट करता है कोरियोलिस फोर्स, ऐसे वाटर को भी डिफ्लेक्ट करता है। व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द चैनल बिकेम एक्सट्रीमली लो, वाटर फ्लोज लीजरली एंड स्टार्ट वर्किंग लेटरली। ठीक है, जब उसका जो ग्रेडियंट कम हो जाता है तो वाटर सीधे फॉर्म होने के बदले लेटरली फॉर्म होने लगता है। स्लाइटली irregularities along the bank slope get transformed into a small curvature in the bank. The curvature depends due to the deposition on the inside of the curve and erosion along the bank on the outside। ठीक है, ऐसे रिवर पहले स्ट्रेट फ्लो हो रही थी लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे हो गई, तो ठीक है, जो इनसाइड होता है ना, द कर्वेचर डिपेंड्स अपॉन द डिपोजिशन ऑन द इनसाइड ऑफ द कर्व। ठीक है, यहाँ से वो डिपॉजिट करता हुआ चलेगा। ठीक है, यहाँ पे रिवर लाई और यहाँ पे बोल्डर फेंकेगी, यहाँ पे जो डिपोजिशन की लेयर होती चली जाएगी और यहाँ से वो इरोड करता चलेगा। जैसे आप मानिए यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है तो हल्के, जैसे यहाँ पे पत्थर है इस जगह और वो यहाँ पे रिवर उसको पत्थर पे अपना इंटेंसिटी से फोर्स करेगी तो वहाँ पे इरोड होगा मटेरियल, तो ऐसे ही करता हुआ चलेगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स साइड हो गई, ये कॉनकेव साइड हो गई। नॉर्मली इन meanders ऑफ द लार्ज रिवर देयर इज एक्टिव डिपोजिशन अलोंग द कॉन्वेक्स बैंक। यहाँ पे कॉन्वेक्स बैंक पे अच्छा खासा डिपोजिशन होता है और कॉनकेव बैंक पे अच्छा खासा इरोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे डिपोजिशन होगा तो ये कॉन्वेक्स है, यहाँ पे इरोजन होगा तो ये कॉनकेव है। आउटर साइड हमेशा इधर की तरफ कॉनकेव होगी। तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट बार जो हमने अभी पढ़ा कि लीनियर फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। अब ऑक्सबो लेक क्या होता है, ये पहले ऐसे फॉर्म हो रहा था लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे डिपोजिशन होता गया तो डिपोजिशन की क्वांटिटी बढ़ती चली गई और ये जो एरिया था यहाँ पे लाइट होने लगा, तो ये पूरा अपने आप में एक अलग सा डिवाइड हो जाता है और ये स्ट्रीम अपने को यहाँ से ज्वाइन कर लेती है। जैसे हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि ये फ्लड प्लेन चल रहा है, ये पहले यहाँ से ऐसे जाता था, यहाँ से ऐसे जाता था, लेकिन यहाँ पे डिपोजिशन हुआ। ठीक है, यहाँ की इंटेंसिटी कम हुई तो ये अपने एक एरिया में अलग डेवलप हो गया, तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे ये बन गया ऑक्सबो लेक और ये मेंडर अपने ऐसे तरीके से एक कर्वेचर फॉर्म में चल रही है। Okay, the concave bank is known as the cutoff bank which shows up a steep scrape। concave bank जहाँ से इरोजन हो रहा है वो कट ऑफ बैंक बोलेगा क्योंकि बेसिक जो बेस मटेरियल है वो धीरे धीरे कट रहा है और वहाँ पे स्टीप हो जाएगा, तो ये इसे हम बोलेंगे स्टीप बैंक। ठीक है, यहाँ पे स्टीप बैंक बोलेंगे इसे
कॉनकेव बैंक इज नोन एज कट ऑफ बैंक, सॉरी इसे हम यहाँ पे कट ऑफ बैंक बोलेंगे इस एरिया को, और जहाँ पे डिपोजिशन होगा उसे हम स्टीप बैंक बोलेंगे। एंड द कॉन्वेक्स बैंक प्रेजेंट ए जेंटल प्रोफाइल एंड इज नोन एज स्लिप ऑफ बैंक। ठीक है, ये स्लिप ऑफ बैंक होगा जहाँ पे अच्छा खासा डिपोजिशन होगा, स्लिप ऑफ बैंक। नाउ braided channels. When river carry coarser material, there may be a selective deposition of the coarser material causing formation of the central bar, which diverts the flow towards the banks. As this flow increases, lateral erosion on the bank, as the valley widens, the water column is reduced and more of the material get deposited. ठीक है, अब हम braided deposit, अब हम जो deposit जो अंडर वाटर होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो डिपोजिशन एंड द लेटरल इरोजन ऑफ द बैंक्स आर एसेंशियली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेडेड चैनल्स। ब्रेडेड चैनल्स भी एक तरीके से डेल्टास की तरह होते हैं, और अल्टरनेटिवली व्हेन डिस्चार्ज इज लेस और लोड is more in the valley, channel bars and islands of the sand, gravels and the pebble developed on the floor of the channel, and the water flow is divided into multiple threads. ठीक है, these threads like streams of the water rejoin and subdivided repeatedly to give a typical braided channel. ठीक है, ये braided channel की तरह यहाँ पे बताया गया है। तो हम आगे की क्लास वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हम इसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर बहुत लेंथी है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल points हैं इसमें। okay, so in the next class we will cover from here the groundwater. okay, thank you for watching and do continue to see the full lecture. okay, bye.